नमस्कार दोस्तों। आज त्रिकाल के रिवर्स टॉक में आप सभी का स्वागत है। हमारे YouTube चैनल पर और हमारे Facebook पेज दोनों ही पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में पुष्पम प्रिया चौधरी के होने के क्या मायने हैं और किस तरह से वो बिहार की राजनीति पे अपना असर डालेंगी या क्या वो सत्तारूढ़ पार्टी और दल के टीम बी के रूप में काम करें या उनकी जो दखल अंदाजी है वो सच में वैलिड है। सब वैलिड तो नहीं कहेंगे, हाँ सच में वो एक हस्तक्षेप है। तो हम दोनों तरीके से इस पे हम आपस में बातचीत करेंगे। संजीव जी हमसे दिल्ली से जुड़ रहे हैं, संजीव चंदन जी त्रिकाल के संपादक, और वो हमारे हमारे साथ शेयर करेंगे कि वो राजनीतिक रूप से इसको कैसे देखते हैं। क्या बिहार की राजनीति में पुष्पम प्रिया फैक्टर जो है वो क्या असर डालेगा। और मैं एक स्त्रीवादी नजरिए से देखने की कोशिश करती हूँ। हम दोनों मिलके आपके साथ फिर तय करते हैं कि ये है क्या, मतलब अपने हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो संजीव जी स्वागत है आपका। और हाँ, तो जैसे हम बात कर ही रहे, आपको पता है पहला ही हम शुरू ही यहाँ से करते हैं कि क्या मायने हैं इसके और क्या राजनीतिक संदेश ग्रहण करना चाहिए। पुष्पम प्रिया चौधरी प्लूरल्स पार्टी के थ्रू बिहार में आ रही हैं और सारे सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े उतारने की बात कही है उन्होंने। और दूसरा थोड़ा सा इसके पीछे हम वो देखेंगे कि हमने हाल ही में, ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, जब हमने अन्ना आंदोलन देखा है, केजरीवाल जी का उदय देखा है, और फिर अब जाकर के सार्वजनिक रिवोल्यूशन भी देखा है कि किसी बड़े दल के टीम बी के रूप में उन्होंने काम किया था। मनोरमा जी नमस्कार, और दोस्तों नमस्कार, आदाब, जय भीम। मैं भी निश्चित तौर पे स्त्रीवाद की डोर थामे ही रहूंगा। राजनीतिक बातचीत तो होगी, स्त्रीवाद राजनीति को अलग से नहीं देखता है। देखिए, किसी भी नई शुरुआत, राजनीतिक शुरुआत या जो स्थापित राजनीतिक दल हैं उसको कैसे जज किया जाए, तो उसका जो मोडस ऑपरेंडी है, उसकी जो भाषा है, उनका जो एजेंडा है, इन्हीं सारी चीजों के साथ आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को जज करेंगे। बिहार में एक बहुत बड़ी ये घटना है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि कोई महिला सीधे सीधे मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर राजनीति शुरू कर रही है। खासकर तब जब बिहार में महिला राजनीतिज्ञों की संख्या देश में ही और बिहार में भी काफी कम है। हालांकि नीचे स्थानीय निकायों में मैं बार बार कहता हूं कि स्थानीय निकायों का एक फेमिनाइजेशन हुआ है, वहां महिलाओं की संख्या अच्छी खासी हुई है 50% रिजर्वेशन के कारण। पुष्पम प्रिया चौधरी जब आती हैं, मैं 1-2 मिनट में अपनी बात रखता हूं और फिर अब हम लोग बातचीत करेंगे और आपको सुनेंगे, आप कैसे देखती हैं। पहली एंट्री खबर से नहीं होती है, विज्ञापन से होती है। ये देखने लायक बात है। सारे अखबारों में, उन दिनों में बिहार में ही था और सुबह का अखबार देखा तो उसमें फ्रंट पेज खबर थी, ये विज्ञापन था। ऑनलाइन कुछ अखबार देखे, वो सब फ्रंट पेज विज्ञापनों से भरा हुआ था। इसको हम राजनीतिक चेतना नहीं कहेंगे, यह मैनेजमेंट है जो पिछले कुछ सालों से भारत में और दुनिया भर में चुनाव को मैनेजमेंट की तरह देखा और जीता जा रहा है। जैसे ट्रंप जीते, जैसे नरेंद्र मोदी भी यहाँ, उनके मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ था। जी हाँ, कुछ कह रही हैं आप? नहीं, मैंने मतलब बस एक शब्द बोला, ब्रांडिंग करके। प्रशांत किशोर इसी समय एक राजनीतिक
और मार्केटिंग ब्रांडिंग का मिक्सचर जैसा एक व्यक्तित्व सामने आया। और वो फिर चुनाव की भी बात करने लगे, बिहार में पार्टी बनाकर घूमने लगे। उसी दौर में ये पुष्पम प्रिया चौधरी आती हैं। और ये शुद्ध मैनेजमेंट है कि आप विज्ञापन के जरिए, आप अपनी किसी राजनीतिक एक्टिविटी के जरिए अखबारों में स्पेस नहीं बनाते हैं, आप पैसों के जरिए, विज्ञापन के जरिए। तो एक सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है, एक स्त्री के रूप में जरूर स्वागत होना चाहिए, लेकिन हर स्त्री का स्वागत क्यों हो, जब तक एक उसकी राजनीतिक वैचारिकी को हम लोग नहीं समझेंगे। तो एक तो यह है। दूसरा, कई सारी चीजें होंगी जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस बातचीत में, लेकिन एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि आगे चल करके जो पार्टी बनाई उन्होंने, वो तो एक विज्ञापन का मसला है। जो पार्टी उन्होंने बनाई उसका नाम रखा है प्लूरल्स। बड़ी अच्छी बात है, बहुवचन। और बिहार की सोसाइटी, भारत की सोसाइटी एक प्लूरल फॉर्म की सोसाइटी है। लोगों के इंटरेस्ट, लोगों के कल्चर, सोसाइटी के अलग अलग कलर। तो एक अच्छी बात है कि कोई पार्टी इस प्लूरैलिटी को एड्रेस करने के लिए सामने आ रही है, और जिसकी मुखिया इस प्लूरैलिटी से लाभ लेने वाले एक समूह से है, लाभ जब हक लेने वाले समूह से, लाभ की जगह हक शब्द का प्रयोग करें, वो महिला है। ये बड़ी अच्छी बात दिखती है। लेकिन जो एजेंडा है वो क्या है? हमने जितनी खबरें पढ़ी और जितना भी इस पुष्पम प्रिया को सुना है, वो कह रही हैं कि हम आर्थिक नजरिए से चीजों को देख रहे हैं, हम आर्थिक बदलाव के लिए, और एक सपना बेचा जा रहा है। तो वो सपना है नौकरी देने का, आर्थिक उन्नयन का, 5 साल में बिहार को बदल देंगे। ये किसकी भाषा? इस भाषा को आप पहचान रही हैं? 2011-12 में इस भाषा को लोकेट करिए, और इस भाषा को 2012 से लेकर के 14 तक लोकेट करिए। किसकी भाषा है? और आखिरी बात मैं इस आपकी और आने के पहले मैं जोड़ दूं कि फायदा किसका है? राजनीतिक पार्टी को जज कर, नई राजनीतिक पार्टी है तो उसको जज कैसे करेंगे? जैसे ओवैसी यदि चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, उसको वैसे ही नहीं देखा जाएगा जैसे पुष्पम प्रिया लड़ रही है। इसके बावजूद कि ओवैसी पर भी आरएसएस के साथ साठगांठ का आरोप लगता है, क्योंकि उनका कोर वोट जो राजनीतिक एजेंडा है वो मुस्लिम है, जो राजनीतिक स्पेस है वो मुस्लिम है। और बिहार के मामले में आरजेडी के पास और कांग्रेस के पास सेकुलर वोटों की दावेदारी है, इसलिए वो ऐसा कह दिया जाता है। इसके बावजूद कि ओवैसी हो, काशीराम जी हो, कोई भी एक वंचित समूह का, एक खास समूह की राजनीति करता है, तो ये चीजें आती हैं। पुष्पम प्रिया किसका वोट, किसको एड्रेस कर रही है? निश्चित तौर पे युवाओं को एड्रेस कर रही हैं। असंतुष्ट युवा, जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो विपक्ष की ओर जाता, वह एंटी इनकम्बेंसी का वोट थोड़ा बहुत, जितनी राजनीतिक समझदारी मेरी है, आपकी भी है, और दूसरे लोग समझते हैं, वो समझते हैं कि इस चुनाव में क्या होने वाला है। यदि ये काशीराम जी की तरह का विजन है कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए, और तीसरा चुनाव, तब तो बड़ी अच्छी बात है। हालांकि वैचारिक रूप से तब मैं सावधान करूंगा जो अगले स्पेल में मैं बात करने वाला हूं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट विपक्ष को जाता, ऑर्गेनाइज्ड विपक्ष को जाता, वो एक इस नई पार्टी और एक नायक नुमा छवि, जो वही अनिल कपूर वाली जो छवि है, उस तरह की काम कर रही, घर में घूम रही स्त्री पार्टी को चला जाएगा। तो इससे फायदा किसको होगा? रूलिंग पार्टी को ही फायदा होने वाला है। मैं ये नहीं कहता कि ये प्लांटेड है, कुछ लोग कह सकते हैं क्योंकि इनके पिता जदयू के विधायक, तो ये है मतलब। तो आपकी जब मैं बात सुन रही थी तो आपने जब कहा कि एक सवाल इससे मतलब सवाल जो पैदा होता है, तो एक तो ये है कि वो सवाल भी उस सवाल पे भी वो सवाल बताना जरूरी है, और उस सवाल पे चर्चा भी जरूरी है ना। और उसके बाद ये है कि
इन्होंने जो शुरू किया है, इनकी पार्टी का नाम प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ ये जोड़ा है कि भारत जो है वो भारत और बिहार जो भी है, मतलब कि हम लोग एक डाइवर्स सोसाइटी है, लेकिन इनकी राजनीति में वो कितना सम्मिलित है ना। ये क्या कहते हैं, जबकि जब हम इनकी इनकी बातें सुनते हैं तो इन सब में इसमें कहीं जिक्र इस बात का नहीं होता। इनफैक्ट इनके कोई आदर्श भी नहीं है अभी राजनीति में, या कोई नेता भी नहीं है जिनका ये अपने समकालीन या जो अभी हैं उनका नाम लेती है। जेपी के बाद इनका आदर्श खत्म हो जाता है। मतलब बिहार से एक नेता जेपी का नाम लेती है ना। और दूसरा चीज है, चूंकि ये स्त्री हैं तो एक डाइवर्सिटी भी आता है, तो डाइवर्सिटी भी हम नहीं जानते हैं प्लूरल्स का कि कितनी डाइवर्सिटी है इनके अपने पार्टी सिस्टम में। तो हम राजनीति के बारे में जब इनकी बात करते हैं तो पहले हम जेंडर के हिसाब से देखें वो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बहुत स्पष्टता नहीं है, हमें नहीं पता है कि क्या है प्लूरल्स, है ना। और किस तरह के नेतृत्व की बात करता है और क्या कौन से सिद्धांत पे, जैसे कि होता है ना, समाजवाद है, पूंजीवाद है, मार्क्सवाद है, बहुत तरह के वाद हैं, है ना। तो इसमें ये कौन सा वाद है, या आर्थिक भी मॉडल क्या है, ये सिर्फ बात करती है कि 2025 तक बिहार को वो देश का सबसे विकसित राज्य बना देंगे और 2030 तक वो यूरोप के किसी देश के बराबरी में ला देंगे। लेकिन और ये दौरे भी बहुत कर रही हैं, जगह जगह, गांव गांव सब जगह जा रही हैं, लेकिन इनका पूरा मॉडल क्या होगा इसके बारे में हमें नहीं पता है, किस मॉडल पे ये काम कर रही हैं और किस तरह से इसको करें। लेकिन आप हम आगे आगे और भी इस पे चर्चा करेंगे। पहले आप वो सारे सवाल बताइए जो प्लान ये उनके आने और वोट काटने और इस तरह से जो किस तरह की स्थितियां बन सकती है, कौन सी पार्टी बेनिफिट में जा सकती है और किसको नुकसान हो सकता है। और ये जो आपने एक और चीज कहा उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है कि इनका परिवार पूरी तरह से जदयू की राजनीति में है। इनके दादा नीतीश कुमार के दोस्त हुआ करते थे। इनके पिता जो है अभी भी औपचारिक रूप से जदयू से जुड़े हुए हैं। इनके चाचा खुद अभी जो है वो दरभंगा में जिलाध्यक्ष हैं भाजपा की ओर से। तो कहने का मतलब है कि भाजपा या जदयू, इन्हीं दो पार्टी में से किसी एक के हैं वो भी, इनके चाचा भी तो जिलाध्यक्ष हैं वो। तो ये पूरी तरह से मतलब इनके परिवार का जो है जो पृष्ठभूमि है वो, हालांकि इनके पिताजी वो रहे हैं जिन्होंने अपने शुरुआती दौर में वो एनएसयूआई से जुड़े रहे थे और उसके फाउंडर मेंबर में से रहे बिहार में, और छात्र राजनीति उन्होंने वहीं से शुरू की है और उसके बाद जदयू में ये आए भी पहले कांग्रेस से होकर के आए हैं इनके पिता। तो ये भी एक पृष्ठभूमि है। हाँ, ये भी एक पृष्ठभूमि है इनके पिता की, लेकिन बावजूद इसको देखा जाना चाहिए। तो ये इसके बारे में बात मतलब हम जानना चाहेंगे कि ये किस तरह से किसको फायदा पहुंच रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, अगर अगर ये वोट लेने में सक्षम, कुछ भी परसेंट वोट शिफ्ट अगर इनकी तरफ आता है। मैंने शुरू में ही कहा कि ये रूलिंग पार्टी को फायदा होगा और एंटी इनकम्बेंसी के जो वोट होंगे वो कुछ थोड़ा बहुत जो वोट ये लेंगी तो वहां से। लेकिन मैं ये इससे सहमत नहीं हूं कि जदयू ने इनको प्लांट किया होगा। लेकिन ये जरूर है कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो किस वैचारिकी से शुरू होती है, इसको बहुत समझने की जरूरत होती है और वहां से चीजें तय हो जाएंगी कि किस इंटरेस्ट समूह ने प्लांट किया है या कौन सा इंटरेस्ट समूह काम कर रहा है। जैसे हमने बात की ना कि ये पूरा एक मैनेजमेंट का, कौन लोग हैं इनकी पार्टी में, इनका कहना है कि कोई भी बिहार का अनुभव लिया हुआ व्यक्ति नहीं है, सब बाहर का है, खूब पढ़ा लिखा है। ये शब्दावली तो है ना, खूब पढ़ा। सीमित मताधिकार पर हम लोगों ने पिछली बार बात की, तो आप देखिए कि जब वयस्क मताधिकार संविधान ने दिया था तो चुनाव लड़ने का और मत देने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं थी। हाँ। और ये जो एक मध्यवर्गीय किस्म का एक विमर्श है कि जो पढ़ा लिखा होगा वो बेहतर कर लेगा राजनीति को, मैं उससे बहुत सहमत नहीं होता हूँ। पढ़ाई लिखाई एसेंशियल है, लेकिन पढ़ाई लिखाई को राजनीति का सद्गुण बनाकर पेश नहीं करना चाहिए।
तो जब उस दिन हम बात कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि बहुत पढ़े लिखे लोगों ने यही कह करके मताधिकार को रोकने की कोशिश की थी, जो कि बहुत पढ़े लिखे लोग थे। एक तो मतलब और महिलाएं जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, और दूसरा ये कि संपत्ति के अधिकार, इन दो से जोड़ करके उन्होंने मताधिकार को रोकने की कोशिश की थी। और ये कि ये बच्चे पालने लायक भी नहीं, जिसकी हमने लास्ट टाइम तो पढ़े लिखे होने का हमने एक वो तो देख लिया था, उनकी राजनीतिक चेतना कितनी है और दूसरों के अधिकार से उनको वंचित करने का क्या रिकॉर्ड रहा है, और ये करने वाले बहुत पढ़े लिखे हैं। अब बोलिए आगे। हाँ, करप्शन जो हुआ है, करप्शन किसने किया है? पढ़े लिखे लोगों के खाते में करप्शन के चीजें हैं ना। और ना पढ़ी लिखी भागवती देवी विधानसभा में बजट पे बढ़िया भाषण देती है, तो समझने की चीज है। आप मसीहाई अंदाज में ये पढ़े लिखे लोग राजनीति को ठीक करने के एजेंडे के साथ जो आ रहे हैं और मैनेजमेंट के स्टाइल में आ रहे हैं। मुसहर जाति जहां साक्षरता का लेवल बहुत कम है, बिहार का एक बड़ा वोटर वर्ग है, आप बताइए कि ये पढ़ा लिखा यदि राजनीतिक मूल्य हो जाएगा तो कितने सालों तक मुसहर जाति का रिप्रेजेंटेशन ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो प्लुरैलिटी है, ये इनकी पार्टी के भीतर, इनके एजेंडे के भीतर। अब आप देखिए, मैंने कुछ कुछ जो सुना उनको, वो कह रही है कि 30 सालों में कुछ नहीं हुआ। मैं नेता के तौर पर सिर्फ नीतीश कुमार को जानता हूं। मैं नहीं जानती कि कौन तेजस्वी यादव है। मैं नहीं देखता कि पप्पू यादव क्या कर रहे हैं। या यदि एक श्रूड और पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि हमारे लिए सिर्फ नीतीश कुमार हैं, तो कुछ देर के लिए चल जाएगा। लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टियों के बारे में यदि आपकी यह राय है कि आप उनको उनकी गतिविधियों को, उनके पॉलिटिकल एजेंडे को आप नहीं देखती समझती हैं, तो इसका अर्थ है कि आप पॉलिटिकली इमैच्योर हैं। दूसरी बात कि 30 साल के बिहार को जो देख रहे हैं, जो प्लूरल समाज है बिहार का, उसमें बहुत विकास हुआ है, सामाजिक, आर्थिक। आपने गांवों को देखा ही नहीं 30 साल पहले। मुझे नहीं पता, आप बताएंगे कि उनकी उम्र क्या है, लेकिन 30 साल पहले का बिहार का गांव और आज के बिहार का गांव, बिहार के गांव के जो सामाजिक रूप से जो और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा समूह था, आप देखिए चीजें बदल गई हैं। तो इन 30 सालों में जो मंडल ने, जो सामाजिक न्याय की धारा ने, जो रिप्रेजेंटेशन ने, उनका कहना था कि रिप्रेजेंटेशन से कुछ लोग, 1, 2, 4 परिवार के लोग ही आगे आए और उन्होंने अपने इंटरेस्ट को सर्व किया। ये बहुत ही बड़ा गलत बयान है। ये हकीकत से एकदम अलग का बयान है। बिहार 30 सालों में बहुत कुछ बदला है, महिलाओं की भागीदारी के लेवल पे ही बहुत कुछ बदला है। तो आप हर बात में पैट्रियार्की कह करके, सिर्फ पैट्रियार्की कह देने से आपका जो राजनीतिक एजेंडा है वो पैट्रियार्की के विरोध में नहीं जाता। तो ये संकट है। तो मैं अभी आपकी बातों से ही मतलब इसमें मैं इसी में दो चीज और जोड़ना चाहूंगी। एक तो ये कि ये ब्रांडिंग वाली जो पॉलिटिक्स शुरू हुई है, या ब्रांडिंग के थ्रू एक नेता को पूरे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में लेकर के और चुनाव को मैनेज करना, तो सबसे बड़ी बात है कि इनके साथ तो अपने सैद्धांतिक प्रतिबद्धता की बात है। एक प्रशांत किशोर कभी कांग्रेस को मैनेज करते, कभी जेडीयू को, कभी भाजपा को। तो आपको नहीं लगता ये एक बहुत बड़ा संकट है? ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही कंपनी का सीईओ एप्पल में भी जाता है, माइक्रोसॉफ्ट में भी जाता है, और क्या कहते हैं फिर उसके बाद आकर गूगल को भी संभालता है। इस तरह की बात हो रही है। ये राजनीति ऐसी तो नहीं थी, तो फर्क है। एक तो ये ऑब्जर्वेशन है जो इसमें आ रहा है। एक दूसरा चीज है कि जो विकास की मध्य वर्गीय जो अवधारणा है, या उसको इस कदर स्थापित कर दिया गया है कि मतलब पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं कि पीछे किसी ने क्या किया। एक उदाहरण हम अपने व्यक्तिगत तौर पे ही, मैं जिस बिहार के जिस जगह से आती हूँ, वहां पे पीएसयू के थ्रू जो भी नवरत्न कंपनी थी, तो मैं अगर सिर से पांव तक मेरा व्यक्तित्व निर्मित हुआ है उस पीएसयू के स्ट्रक्चर में आने से, लेकिन मेरे यहाँ के सारे लोग आज उसको गाली देते हैं, है ना। उस स्ट्रक्चर को, नेहरू को, उस विजन को जिसके थ्रू आप आए, आपके पिता जो है आकर के उस पिछड़े इलाके में जहाँ एक इंडस्ट्री स्थापित हुई, जहाँ आपको पढ़ने से लेके रहने विश्व स्तरीय सुविधाएं आपको सिर्फ एक आपके पिता की नौकरी की बदौलत मिली,
चिकित्सा से लेके, रहने से लेके, शिक्षा से लेकर सब कुछ। अगर आपके ही रिश्तेदारों में जिनके पास ये नौकरियां नहीं थी, उनके बच्चे इसी सेम आर्थिक इसमें आपकी तरह नहीं हो पाए। हाँ, तो पूरी तरह से उस सिस्टम के बाद भी ये लोग फिर इसको नकार देते हैं। मैं समझ नहीं पाती हूँ। तो ठीक उसी तरह से ये भी है, जैसे पुष्पम प्रिया चौधरी ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है कि अगर लालू जी का या आरजेडी का जो भी जंगल राज था, या उसके पहले कांग्रेस का भी था, उससे ज्यादा जंगल राज अगर हावी होता, ये एक पूर्वाग्रह तो है निश्चित तौर पे। उसी पूर्वाग्रह में ये भी आता है कि जब सामाजिक रूप से जो जितने बदलाव हुए या अपलिफ्टमेंट हुए, जितनी भागीदारी बढ़ी, चाहे वो राजनीति में सक्रिय होने की, वोट में सक्रिय होने की, या संसाधन के स्तर पे भी, या सामाजिक रेस्पेक्ट, इन सब मामले में जो अपलिफ्टमेंट हुआ, उसको सीधे ये लोग इग्नोर करते हैं, उसको सीधे हाँ उसको खारिज कर देते हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप जब हो सकता है कि उससे आगे का फेज हो जहां पे आना चाहिए था, पहले वो फेज आता तब ये फेज आता है ना। तो ये उस स्टेज को मानने को तैयार नहीं होते कि स्टेज से होकर के यहाँ पर आएगा। अब देखिए ना, बिहार के अखबारों को उठाइए, इसमें हाँ। दो बात और जोड़ दूं मैं। एक तो आप 30 साल को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, और जिस अंदाज में कर रही हैं वो मध्यवर्गीय चेतना का ही मसला है। और एजेंडा तो आप वही आर्थिक विकास, एक सपना बेचने की बात तो मैंने कहा है कि वो एक आप बहुत कुछ कह सकते हैं, कोई बनारस को क्योटा बनाने की बात कह ले सकता है, लेकिन हकीकत क्या होती है वो जनता लगभग अब धीरे धीरे समझने लगी है। हालांकि सपने बेचना और राजनीति में सपनों को का नैरेटिव जो है बहुत काम करता है, बहुत करता है। और तो ये जो ब्रांडिंग है, ये जो मैनेजमेंट है, उसको मीडिया इतनी जगह देती है। लेकिन आप बिहार के अखबारों को उठाइए, तेजस्वी यादव को मुश्किल से एक कॉलम की खबर में वो दूसरे या तीसरे पेज पर तेजस्वी और राजद की एक्टिविटी आती है। लेकिन इस तरह के जो प्रयोग हैं, अब कन्हैया कुमार का प्रयोग आपने देखा था, लार्जर देन सीपीआई लोगों ने उसको उठा लिया। हाँ, सीपीआई का कोई जिक्र नहीं था, सिर्फ कन्हैया कन्हैया था, सिर्फ कन्हैया थे, कन्हैया उठाया, लेकिन पार्टी कहीं नहीं थी, वो पृष्ठभूमि में चली गई। उसी तरीके से पुष्पम प्रिया चौधरी पर भी एक तरह का मीडिया इन्वेस्टमेंट, टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन जो रियली हराने की स्थिति में है रूलिंग पार्टी को, उस पार्टी पर टाइम और स्पेस का इन्वेस्टमेंट मीडिया नहीं करता। तो इसको, इस एजेंडे को समझने की चीज है। आज हम लोग भी बात कर रहे हैं ना, पुष्पम प्रिया पे बात कर रहे हैं, बात देखिए आप पुष्पम प्रिया ने बात हाँ। देखिए, तो हम लोग क्यों पुष्पम प्रिया पे बात कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं जिस एजेंडे से मीडिया करती है, हम इसलिए कर रहे हैं, मेरा तो व्यक्तिगत मानना है, आप क्यों कर रही हैं आप बताएंगी, लेकिन मैं तो इसलिए इस विषय पर बातचीत करने के प्रति सहमत हूं कि सावधान किया जाना चाहिए। जितने लोग भी हम लोगों को सुने और समझें, उनके भीतर एक जो पॉलिटिकल गतिविधि है। और देखिए क्या मध्यवर्गीय भाषा है। आप जैसे ड्रेस कोड को लेकर के जो जवाब है पुष्पम प्रिया का, वो जरा सुनिए। वो कहती है नेता फिर व्हाइट क्यों पहनते हैं? नेताओं के प्रति जो एक नकारात्मक भाव पिछले 10-15 साल में उन्हीं लोगों ने किया है जिन्होंने डिस्कोर्स को, राजनीतिक डिस्कोर्स को फैलाया भी है। तो ये नकारात्मक भाव है ड्रेस कोड के जवाब में, और तो काला ड्रेस कोड ही फिर क्यों हो? हालांकि मैं इसको दूसरे तरीके से देखती हूँ। तो मेरा मानना है कि ये मैं जो राजनीतिक तौर पे अभी जो हम बात कर रहे थे, वो सारे कंसर्न के बावजूद मैं 2-3 चीजों पे पुष्पम प्रिया का स्वागत करती हूँ, या फिर मतलब उसको एक सकारात्मक तरीके से लेती हूँ। उसमें एक ड्रेस कोड भी है, या ड्रेस के ऊपर उनकी जो प्रतिक्रिया, उससे पहले मैं बात करूंगी इस पे। लेकिन पहले आप जैसे जब उन्होंने एंट्री ली थी, जब उनका एड आना शुरू हुआ था, तो जो शिवानंद तिवारी जैसे नेता हैं, और भी उमाकांत चौधरी ऐसा कुछ थे, तो इन लोगों का स्टेटमेंट आया था कि ये मतलब बचपना है आना राजनीति में। तो ये भी मतलब मुझे उस वक्त इस बात से इसलिए इस पे ध्यान दिया कि ऐसा नहीं कह सकते, और खासकर इतने जिम्मेदार नेता जब मताधिकार का अधिकार पा लेने के बाद हर नागरिक जो है वो वयस्क है, तो वो हर अपने मामले में अनुभव हो सकता है उसका कम हो, लेकिन वो बचकाना नहीं हो सकता है।
बचकानापन नहीं हो सकता है, उसका अपना निर्णय। तो आप इसको कैसे, जैसे मान लीजिए इस तरह के बड़े नेताओं ने जो ये टिप्पणी की कि ये बचकानापन है और कोई अनुभव नहीं है, इस तरह आते के साथ जब वो खारिज कर रहे थे। ये ठीक वैसी ही बात है जैसे पुष्पम प्रिया कर रही हैं। पुष्पम प्रिया पिछले वो किसी भी राजनीति, अभी आज की राजनीति को और 30 साल की राजनीति को जैसे खारिज कर रही हैं। वे तेजस्वी यादव को नहीं फॉलो करती हैं, वो पप्पू यादव को नहीं फॉलो करती हैं, वे दूसरे लोगों को फॉलो नहीं करती जो नेता क्या कर रहे हैं, कौन किस दल में आ रहा है और कौन किस दल में जा रहा है उतने की वो खबर ले लेती है। बहुत ही नकारात्मक अंदाज में उन्होंने इस बात को कहा। हाँ। वैसे ही ये जो ओल्ड गार्ड्स हैं राजनीति के, शिवानंद तिवारी और जो दूसरे लोग हैं, अब लगभग राजनीति का एक नया दौर शुरू हुआ है और ये लोग रिटायरमेंट के एज पर हैं। तो ये लोग इनको बच्चा कह के खारिज करें, लेकिन ये इस तरह से खारिज किया जाना खतरे से खाली नहीं है। जो इनका ड्रेस कोड है, जो इनका अपीयरेंस है, जो विज्ञापन के जरिए धमाकेदार एंट्री है, सब कुछ तो ब्रांडिंग है ना, मैनेजमेंट है। बिहार को न समझने वाला कथित पढ़ा लिखा युवा बिहार में राजनीतिक प्रयोग कर रहा है। तो ये जो पुष्पम प्रिया की जो भी सफलता होगी वो राजनीति के खिलाफ, स्टैब्लिश राजनीति के खिलाफ जाएगी। वो वैसे ही है जैसे ट्रंप वहां जीत गया और यहाँ उस समय, हालांकि ये बात यहाँ लागू नहीं होती भारत के मामले में, क्योंकि बीजेपी एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड विपक्ष था उस समय, जिसके नेता ने जगह बनाई थी। ब्रांडिंग उसमें शामिल। और पहली बार तो पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा था, दूसरी बार ब्रांडिंग। पहली बार एक बड़ा फैक्टर जीतने में, जो फर्स्ट टाइम भाजपा की जीत और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान एंटी इनकम्बेंसी था जो। तो खैर, लेकिन मैंने जब ड्रेस की बात हो रही थी तो मुझे ये काला के प्रति जो उनकी प्रतिक्रिया थी, सफेद और काले का जो कॉन्ट्रास्ट है, मैं इसको कॉन्ट्रास्ट के तौर पे देखती हूँ। दूसरा ये है कि हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि कपड़ों को लेकर के जो एक पारंपरिक सोच है, तो अगर ये इस तरह का प्रयोग कर रही हैं तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। कई बार हमने तंज सुना है, सबसे ज्यादा तो हमने प्रियंका गांधी के कपड़ों को लेकर अभी पिछले लोकसभा चुनाव में सुना है कि वो साड़ी और खादी और साड़ी पहनती हैं चुनावी रैलियों में, और बाकी जगह वो ऐसी नहीं होती। उनकी उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पे शेयर किया गया जहां वो राजनीतिक रैलियों में नहीं, अपने निजी किसी समारोह में या इस तरह से जो, और अनौपचारिक कपड़ों में थी वो, तो इस तरह से करके। तो पुष्पम प्रिया अगर इस तरह से आ रही हैं कि वो जीन्स और शर्ट या टॉप या वो भी ब्लैक पहन रही हैं और लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं कपड़ों के तौर पे, तो एक्सेप्टेबिलिटी ठीक है। आगे रास्ता बनाती है। अब जब जैसे केजरीवाल एक चेक हाफ शर्ट और पैंट पहनकर और मफलर लेकर के वो कॉलेज भी जा रहे थे, आंदोलन भी कर रहे थे, और फिर उसके बाद उसी में वो चीफ मिनिस्टर भी बन गए, है ना। तो ठीक है, पुष्पम प्रिया चौधरी, इस हिसाब से मुझे उनके कपड़ों का चयन, कलर का चयन जो है वो एक अच्छी बात लगती है। अच्छा होता है कि मेन स्ट्रीम, मतलब बाकी जो स्थापित पार्टियां हैं उनके नेता भी ऐसा करते, तो ये जो एक क्लीशे था कपड़ों को लेकर के, गढ़ा हुआ चीज था रंग को लेके, और लड़कियों में भी कि अगर आप नेता बनना चाहती हैं तो खादी और साड़ी ही पहन सकती हैं, ठीक है, और आप या फिर अगर राजघराने से ताल्लुक रखती हैं तो शिफॉन पहन सकती हैं, लेकिन आप जीन्स और टी शर्ट और शर्ट पहनकर आप नेता नहीं हो सकती है ना। नहीं, तो हाँ, ऐसा तो नहीं है। हाँ, ऐसा आप सचिन पायलट को संसद में जाते हुए देखिए, आप संसद में जाते हुए सिंधिया को देखिए, आप संसद में सलवार कमीज में आते हुए महिला नेताओं को देखिए। तो मैं, और वैचारिक रूप से भी पुष्पम प्रिया चौधरी ने ऐसी कोई राजनीतिक फलसफा, ऐसी कोई राजनीतिक फिलॉसफी दी हो, ऐसा नहीं है। उनके जो जवाब हैं वो बहुत ही सामान्य किस्म का जवाब है कि उजला तो वो बेसिकली ब्रांडिंग है, उसमें कोई इस कपड़े में कोई फिलॉसफी होती तो उन्होंने इस पर बात की थी। खैर, हम लोग कपड़ों पर क्या बात करें, कुल मिलाकर मुझे मतलब मैं उसको उससे जोड़ करके अगर मतलब एक नजरिया इसका ये भी हो सकता है, अगर मतलब लार्जर स्केल पे देखें तो अगर इससे चेंज आता है तो मतलब
ये बदलाव ठीक है, मतलब हम इसे ये इतना नकारात्मक नहीं है ये बदलाव, अगर कपड़ों को लेकर के अगर है अनकॉन्शियसली उनका इस तरह से है, और या बहुत आग्रह के साथ हो तो भी दोनों ठीक है। ये दरअसल ये कोई विषय नहीं है बातचीत करने का जिस पर मीडिया काफी फोकस कर रही है, ये कोई विषय नहीं है ज्यादा, लेकिन उसमें मैंने तलाशने की कोशिश की कि वो जवाब क्या दे रही है, तो उन जवाबों से मैं बहुत संतुष्ट नहीं था। तो कुल मिलाकर के मुझे ये लगता है कि इस राजनीतिक जो एंट्री है, उस एंट्री के प्रति बिहार की जनता को बहुत सोच समझ करके, भावनात्मक तौर पर और बेचे जा रहे सपनों के तौर पर इसको एंडोर्स नहीं करना चाहिए, बहुत सोच समझ करके इसके प्रति रिस्पॉन्ड करना चाहिए, मेरा यह कुल मानना है। दो और चीज मुझे सकारात्मक कह सकते हैं या फिर मतलब मैंने नोटिस किया, तो मैं इसको शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें एक है कि एक तो है बिहार में जितनी भी अभी महिला नेताएं हैं, मैक्सिमम ग्रास रूट पे जमीनी संघर्ष करके जो नेताएं, जो महिला नेता है वो बहुत कम है, गिनती की हैं, और बाकी जितनी भी है वो बाहुबलियों की पत्नी है, उनके स्थान पर है मैदान में। तो वहां पर अगर पुष्पम प्रिया अपने बदौलत पे आकर के सीधे खुद को मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पे घोषित कर रही हैं, और सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से कोई हाथ उनके ऊपर नहीं दिख रहा है, उनके साथ कोई नहीं दिख रहा है, वो अकेली हैं, उनके साथ काफिला चल रहा है। अब वो चाहे काफिले उन्होंने उनको वो पेड हो, चाहे उनके साथ उनसे प्रभावित होकर आए हों, हम नहीं जानते इसके बारे में, लेकिन फिर भी ये एक देखने में ठीक अच्छा लगता है। चलिए, एक है नेता जो मतलब खुद से आ रही है और उसके पीछे कोई किसी पति, किसी उसका हाथ नहीं है, अपनी एक पहचान है। और दूसरी एक और बात जिस पे मेरा ध्यान गया वो ये है कि बड़े स्केल पे बिहार के अभी समाज में अपनी विचारों की अभिव्यक्ति के स्तर पे स्त्रियां उतनी मुखर नहीं हुई है, खास करके जो ग्रामीण परिवेश और उस तरह में है। तो उनकी अपनी अभिव्यक्तियां, अपने विचार, अपना उनका ओपिनियन इतना ज्यादा पब्लिक प्लेस में जगह नहीं पाता है, और वो राजनीतिक रूप से भी घर के हिसाब से संचालित होती है। तो ऐसे में पुष्पम प्रिया का अपनी अपनी तरह से अपने सिद्धांत या जो भी उनके जो भी उनका अपना एक पैटर्न है, जिस पैटर्न पे वो आगे चलना चाहती हैं, उन्होंने आकर के अपने अपना दावा रखा है। उनके पिता से वो दावा अलग है, और उनके पिता चाहे राजनीतिक कारण से कर रहे हो, चाहे वात्सल्य से कर रहे हो, एक जेन्युइनली पिता की भावना से, लेकिन वो अपनी बेटी के इस डिसीजन में साथ है, और हर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपने नेता के प्रति निष्ठा जताते हुए उन्होंने अपनी बेटी को डिफेंड किया। ठीक नहीं है, देखिए वो तो मनोरमा जी, ये सही है और ये सारी बातों को से मैं सहमत हूँ कि एक महिला आ रही हैं और महिला पारंपरिक वेशभूषा में ना जा करके भी एक स्टेटमेंट ही दे रही हैं, और इन सब का स्वागत होना चाहिए। लेकिन मैं ऐसे किसी भी चमकदार चीज का स्वागत नहीं कर सकता, और मुझे नहीं लगता कि बिहार में ऐसे किसी प्रयोग को तब तक, जब तक उसको समग्रता में ना देखा जाए, तब तक एक बार भी राजनीतिक इन्वेस्टमेंट जनता उसमें करे, मैं इसमें सहमत नहीं हूं। यह जरूर है कि पुष्पम प्रिया के घूमने से, पुष्पम प्रिया के इस ड्रेस कोड में घूमने से, बातचीत करने से, जो महिलाओं की एक राजनीति है वो वहाँ, और जहाँ महिलाएं न के बराबर हैं वहाँ चीज़ें दिख रही हैं, और महिला का राजनीति करना ही स्वागत योग्य है। ये तमाम चीज़ें हैं, और इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये इस पर नज़र रखा जाना चाहिए कि क्या चीज़ें आगे चल करके होने वाली। हाँ, तो आखिरी बात के तौर पे इतना तो कह ही सकते हैं कि अगर इस चुनाव में हम देखते हैं उनका क्या परफॉर्मेंस रहता है, इस चुनाव में उन प्लूरल्स का परफॉर्मेंस देखने के बाद, और हम कुछ बेहतर कंक्लूजन, बेहतर निष्कर्ष निकाल पाएंगे, और शायद ये आगे अगर अगर वो सफलता उन्हें मिलती है, वोट परसेंट कुछ मिलता है, समर्थन मिलता है, तो मुझे लगता है कि इसके बाद जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें हम इसका असर देख पाएंगे बड़े स्तर पे। हो सकता है कि उस तरह के, जैसे पुष्पम प्रिया है जिस एज ग्रुप में है, वो मुझे लगता है कि लेट 20s में है, 30 से कुछ पहले, इतना ही उम्र मुझे उनकी लगती है, या हो सकता है अर्ली 30s में हो, मुझे उम्र का उनका नहीं पता है, लेकिन फिर उस एज ग्रुप के लड़के लड़कियां हो सकता है इसके बाद ज्यादा उनकी भागीदारी बढ़े, अगर अभी इस चुनाव में उनका परफॉर्मेंस कुछ भी सिग्निफिकेंट अगर होता है ना। देखिए वर्मा जी,
मैं कहूं अपनी बात या काट लिया आपको? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने पूरा कर लिया। हाँ, तो देखिए मुझे ये लगता है कि राजनीतिक रूप से मैंने कहा काशीराम जी वाली बात कि आपको पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ना होता है। वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था जमीनी कार्यकर्ता का, जिसने जमीनी बदलाव लाया, हाँ, जिसने मैनेजमेंट नहीं किया। अब मैनेजमेंट के सूत्र से पहला चुनाव यदि कोई जीतता हो, जीत कर सीएम भी बन जाता हो, लेकिन वैचारिक रूप से और राजनीतिक रूप से हम किसी फॉर्म में, जिसको हम शुरू से ही समझ रहे हैं, राजनीति तो स्पष्ट हो जाती है ना, प्लूरल नाम के साथ उसकी विवेचना से स्पष्ट हो जाती है, एजेंडे से स्पष्ट हो जाती है, पॉलिटिकल भाषा से स्पष्ट हो जाती है, स्ट्रक्चर से स्पष्ट हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितने लोग हैं, क्या रिप्रेजेंटेशन है, सबसे स्पष्ट हो जाता है। तो उन सब से स्पष्ट हो जाने पे कोई सीएम भी बन जाए, इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री बन गई थी, अकेली महिला थी, इससे कोई स्त्रीवादी स्टेटमेंट नहीं बन गया था वो। तो यदि कोई सीएम भी बन जाए तब भी उसकी राजनीतिक विचारधारा को कैरी किया जाए और उससे सहमत हुआ जाए, मैं इस पर सहमत नहीं हूं। बाकी पुष्पम प्रिया के अपने प्रयोग के लिए हो सकता है कि ये चुनाव वो जीत जाएं, ये चुनाव वो हारें भी, कम वोट लाएं, अगली बार लड़ें, तीसरी बार लड़ें, चौथी बार लड़ें, तो वो तो पॉलिटिकल प्रैक्टिस होता है। हाँ, लेकिन मैंने भी ये पहले भी कहा, वो कोई वाद की बात नहीं करती। मैंने जितना भी उनको सुना और ये क्या, उसमें कहीं भी कोई वाद नहीं है। वो किसी सिद्धांत या किसी विचारधारा की बात वो नहीं करती। उसमें स्त्रीवाद भी नहीं है, फेमिनिज्म भी उस तरह से नहीं है। जी, आरक्षण को लेकर उनका मात्र ओपिनियन है कि जो संविधान में उसको हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम इतनी नौकरियां पैदा कर देंगे, जरूरत इतना बाहियात किस्म से कोई सोच लेकर आ जाए आरक्षण के विकल्प के तौर पे। आरक्षण को जो इस तरह से समझता हो, उसका बिहार में कैसे स्वागत हो सकता है, बिहार जैसे प्लूरलिटी वाले समाज में, सिर्फ प्लूरल नाम रख लेने से। जी, कुल मिलाकर आप ये कहेंगे कि अपने जो है पॉलिटिकल से जो विवेक है, उसका राजनीतिक विवेक का इस्तेमाल करें। जनता का करना बहुत जरूरी है और बहुत सारे मानकों पे पहले वो देखें और उसके बाद ही अपने कीमती वोट का प्रयोग करें। कहने का मतलब ये है। और आज हम लोगों ने लगता है कि इस विषय पर अच्छे से एक्सप्लोर किया और ये चीजें जनता के मैदान में है और जनता समझेगी और डिसाइड करेगी क्या होगा। और हम लोग तो बाद में, चुनाव के बाद विश्लेषण की स्थितियों में हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने आज पुष्पम प्रिया पे इसलिए बात की कि काफी ज्यादा खबरों में, स्पेस में और पिछले 3 महीने से वो जनता के बीच घूम रही हैं पत्रकार के अंदाज में। तो आज हम लोगों ने इसलिए बातचीत की और आगे भी हम लोग लगता है कि बिहार के मुद्दों पर मनोरमा जी बातचीत करते ही रहेंगे। हाँ, तो कुल मिलाकर रोचक होगा। उनका आना भी थोड़ा एक इंटरेस्टिंग है, थोड़ा और रोचक बनाएगा बिहार के चुनाव को, ये तो तय है। जी, है ना? ये तो तय है कि उनका आना मतलब पुष्पम प्रिया का फैक्टर जो है बिहार की राजनीति को थोड़ा और रोचक बनाएगा, ये तो कह सकते हैं हम लोग। हो गया 4 महीने कोरोना के समय के पहले से चीजें हो गई हैं, तो ये है। और हम लोग आगे भी बिहार के ऐसे इश्यूज पे और दूसरे इशू पर भी बातचीत करते रहेंगे रिवर्स टॉक में। मनोरमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज की बातचीत के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। और फिर जाते समय हम फिर से आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर उसे लाइक करें और शेयर भी करें। साथ में सबसे जरूरी चीज है कि आप अपनी टिप्पणियों से हमें अवगत कराएं, अपने सुझाव लिखें और उन विषयों को लिखें जिसपे आप और सूचना, जानकारी चाहते हैं या विश्लेषण चाहते हैं। हम उन विषयों को शामिल करेंगे, उन पे बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद।